सर अगर मैं ये समझना चाहूँ कि अब तक जो निवेशक थे वो म्यूचुअल फंड्स या क्रिप्टो में जो पैसा लगा रहे थे उनको जितना भी फायदा हो रहा था, अब इस सूरत में उन्हें कौन सा फॉर्म भरना चाहिए? क्या अब हमारे पास जो है यहाँ पे भी कुछ अलग ऑप्शंस आ गए हैं कि भाई इतने लाख का अगर मुझे मुनाफा हो रहा है तो ये फॉर्म भरना है, अगर इससे ज़्यादा का मुनाफा है तो ये फॉर्म भरना है, क्या करना है? क्योंकि बहुत सारे अब मार्केट में चूंकि लोग बहुत पैसा भी लगाते हैं और क्रिप्टो में स्पेशली लगाते हैं, तो उन्हें कौन से फॉर्म्स भरने चाहिए? देखिए, पहले थोड़ा क्रिप्टो अलग करते। जी पहले म्यूचुअल फंड तक ही सीमित रहे और इसे समझे। जी। ITR 1 फॉर्म, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 रुपए तक है तो आप भरने की सुविधा इस साल से दे दी गई है। ठीक है। लेकिन सभी म्यूचुअल फंड कवर नहीं है इसमें। हम्म। पहली बात, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होने चाहिए। अगर आपने डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है तो आप ITR 1 नहीं भर पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आप ITR 1 नहीं भर पाएंगे। ओके। इसके अलावा आपका किसी और तरह का कैपिटल गेन है, चाहे प्रॉपर्टी बेचने पे है, गोल्ड बेचने पे है, किसी और तरह का कैपिटल गेन है, तो भी आप ITR 1 नहीं भर पाएंगे। सरकार ने उन्हीं इन्वेस्टर्स को यह सुविधा दी है जिन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, जिसकी राशि 1,25,000 रुपए तक है, और उन्होंने इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में या इक्विटी शेयर्स में पैसे लगाए थे, और उनका कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस भी नहीं होना चाहिए। अगर कैरी फॉरवर्ड लॉस है तब भी वो ITR 1 नहीं भर पाएंगे। सुगमता दी गई है, सहजता दी गई है, लेकिन बड़े ही संकुचित रूप से दी गई है। हर एक को यह सुविधा नहीं हो गई है, हर एक कैपिटल गेन के लिए नहीं है। दूसरी बात आ जाइए क्रिप्टो। क्रिप्टो एक ऐसी एसेट क्लास है जिसे हम आयकर की भाषा में वर्चुअल डिजिटल एसेट कहते हैं, जिसे हम वर्चुअल डिजिटल एसेट कहते हैं। इस वर्चुअल डिजिटल एसेट को लेके पहले तो यही दुविधा बनी हुई है कि RBI इसे रेगुलेट करता है कि नहीं करता क्रिप्टो करेंसी को। और टैक्सेशन को लेके बड़े भारी बदलाव पिछले 2 बजट से इसमें देखने को मिल रहे हैं। अब सरकार ने यह कह दिया है कि आपको क्रिप्टो अगर इनकम है तो आपको अपनी रिटर्न ITR 2 में तो भर पाएंगे, ITR कर सकते हैं, लेकिन आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग नहीं कर रहे होने चाहिए। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं तो 3 है या 5 है। ओके। और अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ITR 1 और 2 है, ITR 2 है सर। और इसके अलावा एक बात और बता दूं दर्शकों को, क्रिप्टो पे हुई इनकम पर कोई छूट नहीं मिलेगी, कोई बेसिक एग्जम्पशन नहीं है वहां कि ये 3 लाख तक इनकम एग्जम्प्ट है या 5 लाख तक एग्जम्प्ट है या 12 लाख तक एग्जम्प्ट है। नो बेसिक टैक्स एग्जम्पशन इज देयर। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी आप अर्न करेंगे उस पर आपको मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स देना है, जो 31.20% बनेगा मैडम। 31%, 20%। और कोई क्रिप्टो में आपको लॉस भी हुआ है तो वो लॉस उस पर एडजस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सर आपने अगर आप ट्रेडर है ITR 3, और अगर आप ट्रेडर नहीं है तो ITR 2। ठीक है, तो अगर आप ट्रेडर हैं क्रिप्टो में तो ITR 3, और अगर नहीं है तो ITR 2, अगर आप सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं। खैर, ये आपने बहुत अच्छी चीज़ जो है हमें समझाई और बहुत बेहतरीन तरीके से हमें समझ भी आ गया है। अब हमारे पास कुछ दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, तो कुछ सवाल भी ले लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो है दिल्ली से रुचि का है। ये कह रही है कि AIS रिपोर्ट में जो ब्याज दिखा रहा है वह मेरे एक्चुअल इंटरेस्ट से ज़्यादा है, तो अब मुझे क्या करना होगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा है रुचि जी ने। AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, इसे मैं कहता हूं असेसी का फाइनेंशियल होरोस्कोप, असेसी की फाइनेंशियल जन्म कुंडली जो भारत सरकार के पास है। जो आपको नहीं पता वो सरकार को पता है। और अब क्या हुआ रुचि जी के साथ कि उनका एक्चुअल ब्याज तो ज्यादा है, AIS में कम दिख रहा है। ऐसे में रुचि जी को इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है। वहां पर ऑप्शन आ रही है कुरेक्शन के लिए, कुरेक्शन की रिक्वेस्ट डालनी है कि मेरा ब्याज सपोज 10,000 रुपये आ रहा है एक्चुअल में और AIS में 8,000 रुपये दिख रहा है, तो मेरे को वहां पे बताना है कि मेरी 2,000 रुपये ज्यादा ब्याज है जो बैंक से कहीं दिखाना रह गया है, और उसका प्रूफ भी वहां पर मैं अटैच कर सकता हूं। और ऐसे में लोगों का यह मानना है जो मेरा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में आ रहा है या 26AS में आ रहा है उसे ठीक मान लूं,
और अपनी आयकर विवरणी फाइल कर दूं, जो सरासर गलत है, जिसके में भविष्य में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, आप पर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। तो रुचि जी, आपको मेरी एडवाइस यही है कि आपका जो एक्चुअल ब्याज है, जो बैंक सर्टिफिकेट के अनुसार है, बैंक पासबुक के अनुसार है, वही आपको आयकर विवरणी में दिखाना है, चाहे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में जो मर्जी राशि आ रही हो। पर साथ साथ आपको करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट भी मेड करनी है इसी पोर्टल पर, इनकम टैक्स विभाग का पोर्टल पर, कि मेरी ये इनकम सही नहीं आ रही है, इसे ठीक कीजिए। उम्मीद है रुचि जी आपको आपका आंसर पूरी तरह मिल गया होगा। ठीक है सर, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से जो है रुचि जी को बता दिया है कि उनकी परेशानी का हल कैसे निकलेगा। अगला सवाल बनारस से कमलकांत त्रिपाठी का है। ये कह रहे हैं कि इनके पास 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक में ये खुद रहते हैं और दूसरी किराए पर दी हुई है। तो आईटीआर भरने के लिए इनको कौन सा फॉर्म जो है चुनना चाहिए? देखिए कमलकांत त्रिपाठी जी, सहज आपके लिए सहज नहीं हुआ, क्योंकि आईटीआर 1 फॉर्म जो सहज फॉर्म है वो केवल वही लोग भर सकते हैं जिनके पास केवल एक हाउस प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है जो आपने किराए पे दी हुई है, तो ऐसी दिशा में आपको अपनी विवरणी आईटीआर 2 फॉर्म में भरनी पड़ेगी। ऐसी गलती ना करना कि आईटीआर 1 में भर देना, क्योंकि अदरवाइज आपकी जो आयकर रिटर्न है वो धारा 139 सब धारा 9 में डिफेक्टिव हो जाएगी। और डिफेक्टिव रिटर्न का अगर डिफेक्ट दूर नहीं किया जाता समय रहते, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने कोई आयकर विवरणी फाइल ही नहीं की थी। और ऐसी दिशा में आयकर विवरणी फाइल करने के जो भी परिणाम होते हैं, दुष्परिणाम या शुभ परिणाम, वो आपको भुगतने पड़े। ठीक है, तो कमलकांत से आपको आईटीआर 2 जो है वो चुनना होगा। शिमला से नविता राणा का अगला सवाल है। ये कह रही हैं कि अगर एफडी पर थोड़ा बहुत ब्याज आता है तो क्या एक गृहिणी के नाते इन्हें भी आईटीआर फॉर्म भरना होगा? बहुत अच्छा सवाल है फिर नविता जी का। देखिए, अगर एफडी में थोड़ा बहुत ब्याज आ रहा है और वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, यानी वो 3 लाख रुपए से कम है, मैं साधारण शब्दों में समझाता हूं, अगर आने वाली एफडी ब्याज की राशि 3 लाख रुपए से कम है, तो आपको आयकर विवरणी भरने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि आपकी कोई अन्य आय ना हो। लेकिन 40,000 से ऊपर टीडीएस कट जाता है। अगर बैंक ने आपकी एफडी पे टीडीएस काट लिया है और आप चाहते हैं कि ये टीडीएस की प्राप्ति मेरे को पुनः ब्याज के साथ हो, तो ऐसे में नविता जी, चाहे आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी 3 लाख रुपए से कम ही क्यों है नहीं है, रिफंड लेने के लिए, विद ब्याज रिफंड लेने के लिए आपको आयकर विवरणी भरना अनिवार्य है।